नमस्कार दोस्तों। क्या मंदिरों की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है? क्या धर्म की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है? और क्या अब अदानी अंबानी पर हमला कराने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने ले ली है, जिससे डराकर कुछ वसूला जा सके? और क्या अदानी अंबानी ने कोई ब्लैक मनी कांग्रेस पार्टी को दी है, राहुल गांधी को दी है? और क्या नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कि अब वो झूठे और अनर्गल प्रयास कर रहे हैं? और क्या अब राजनीति इतने नीचे स्तर तक गिर जाएगी कि सद्भावना में की गई तुलना को भी बुरा बताया जाएगा? जी हां, आज यही हो रहा है। मैं शुरुआत करता हूं कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज के यानी विदेशी, जो विदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, उसके अध्यक्ष थे सैम पेत्रोदा साहब। सैम पेत्रोदा साहब वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर राजीव गांधी सरकार के दौरान राजीव गांधी के आग्रह पर भारत में आकर कंप्यूटरीकरण कराया। जो आज हम आईटी क्रांति देखते हैं उसके वो जनक है, फादर ऑफ हैं इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने इस देश को इतनी बड़ी चीज दी जिसके कारण आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार जो है वो आईटी सेक्टर में मिल रहा है। और उसका कारण, एकमात्र कारण सैम पित्रोदा है। वो सैम पित्रोदा जिन्होंने, जब राहुल गांधी के पिता यानी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी शहीद हुए तो उनके शिक्षा दीक्षा की और सुरक्षित तरीके से रखने की जिम्मेदारी भी निभाई। उन सैम पित्रोदा ने एक बड़ी प्यारी सी तुलना की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इतना प्यारा है कि यहां एक इलाका बिल्कुल अफ्रीका जैसा है, एक इलाका अरब जैसा है, एक इलाका यूरोप जैसा है। तो इस तरह की स्थितियां हैं, बावजूद इसके प्रेम इतना अथाह है कि जैसे भाई बहन का प्रेम। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. अब आप समझिए, भाई बहन के प्रेम सा डिफाइन किया उन्होंने। इस पर नरेंद्र मोदी को तो आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सिर्फ नफरत फैलाने के जो खेल करती है उसी के तहत खटाक से उन्होंने कहा कि यह तो द्रौपदी मुर्मू का अपमान है, ये तो आदिवासियों से चिढ़ते हैं। दूसरा, अरे ये तो दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी बता रहे हैं, उनको काला होने के कारण ये कह रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि जैसे तमाम यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों में काले और गोरे की लड़ाई है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सभी जो गोरे हैं, जो यूरोपियन जैसे हैं, जो काले हैं, जो अफ्रीकन जैसे हैं, जो दूसरे हैं, उन सब में इतना प्यार है कि भाई बहन का प्यार। जिस शख्स ने इतने प्यार से ये बात कही हो, एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए कही हो, उसको ऐसे बदनाम किया गया, इस तरह से किया गया। बहरहाल उसको कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा तो है नहीं, उल्टा उसका नुकसान होता था। वो हिंदुस्तान के लिए उसे बोलना पड़ता था, बात करनी पड़ती। उसने 2 मिनट के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी उससे अपने आप को अलग कर लिया, कहा ये उनका निजी हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। अब आप सोचिए, इतने के बाद भी नहीं हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा रखिए आप अपना। स्वाभाविक सी बात है, इस्तीफा भी मंजूर हो गई। लेकिन देश ने बड़ी चीज खो दी। देश ने एक ऐसा शख्स खोया जो
इस देश को देने के लिए जाना जाता था। इस देश के लिए उसने बहुत कुछ किया था। तो यह दुखद है। तो मैं सैम पित्रोदा साहब को जिस तरीके से किया गया, विलेन की तरह से प्रस्तुत किया गया, यह वैसा ही किस्सा है जैसे आप याद करिए, जयपुर से टिकट दिया गया था सुनील शर्मा साहब। महात्मा गांधी ने, सुनील शर्मा साहब वो व्यक्ति उनमें 7वां पाप जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन जयपुर डायलॉग्स में, जहां पर नफरत परोसी जाती थी, झूठ परोसा जाता था, तमाम तरह के जहर परोसे जाते थे, वहां जा करके के अंदर जो वो आइडिया ऑफ इंडिया को रखते थे, उसके लिए बहस करते थे, उसके लिए सब कुछ प्रस्तुत करते थे और बड़े प्यार से करते। उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया जयपुर से। निर्विरोध निर्वाचन। तो स्थिति यह हुई कि उनके खिलाफ पूरी मुहिम चला दी। हर तरह के गैंग होते हैं, जहां एक तरफ गैंग है तमाम सारे नफरत वाले, वहीं एक तरफ दूसरी तरफ सेकुलर गैंग भी। और वो कथित सेकुलर गैंग ने वो चलाया, झूठा ही चलाया, दो सुनील शर्मा को एक दिखा करके, और जिस तरीके से किया। बहरहाल कांग्रेस पार्टी उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती थी। संविधान का इसी दौरान सुनील शर्मा ने खुद ही कहा कि मैं अपनी टिकट वापस करता हूं, टिकट नहीं मैं मुझे चाहिए है, आप किसी और को लड़ा दें। मजबूरन कांग्रेस पार्टी को दूसरे को लड़ा। और अगर सही पूछा, अब आप इससे समझ लीजिए कि यह हालात होते हैं, जिसके लिए इस तरह से किया जाता। तो इसी को गौ हत्या कहते हैं। बहरहाल इसके बाद में हम आते हैं कि अखिलेश यादव, कन्नौज जो उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र रहा है, वहां पर जहां उन्होंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ दिया है, वहां पर सबसे प्राचीन एक मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर। मैं भी कई बार वहां गया हूं, क्योंकि हमारा होम टाउन पड़ता है वो इलाका, तो चाचा वगैरह रहते हैं। तो जब भी जाता हूं तो सामान्य तौर पे होता है कि पारिवारिक ये है तो चले गए, चलो गौरी शंकर मंदिर हो आए, जो भी। कई बार मैं गया हूं, जूता भी काफी आगे तक पहन के गया हूं, जाके वहीं उतार दिया, वो कर दिया। हम नहीं अंदर गए या वो हुआ, हमने कहा चलो तुम जाके कराओ, या हम गए भी तो वहीं पे उतार दिया। तो आप सोचिए, कभी भी कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई नहीं रोका। वहां जब आप घुसेंगे तो आप देखेंगे पूरी गंदगी पड़ी हुई, उस तरह की हालत। उसको कोई नहीं करवा रहा है कि उसे सही करा दें, उस पर सोचें। हालत यह है कि अखिलेश यादव गए, उन्होंने परंपरा के मुताबिक अपने जूते और वो जहां पर उतारने की जगह थी वहीं पे उतारे, उनके साथियों ने उतारे, और वहां पर जाने के बाद में उन्होंने पूजन अर्चन किया और सब कुछ करके और वहां से चले गए। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं और मंदिर को धुलवाते हैं और गंगा जल से धोते हैं और कहते हैं अपवित्र कर गए ये। उनके साथ मुसलमान भी आए थे, उनके साथ ये आए थे, और फिर तमाम लोग कि सनातन धर्म का। साहब, सनातन धर्म है क्या, यही समझ लीजिए। शिव पुराण को पढ़ लीजिए, भगवान शिव सर्व समाज के देवता हैं, और वो खुद कहते हैं, माता पार्वती जब उन्हें भोजन लेके जाती हैं पकवान, तभी उनका एक भक्त बड़े भाव से मीट मच्छी ले आता है, वो उसे खा लेते हैं। माता कहती है हम तो तुम्हारे लिए ये लाए थे, तो वो कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं। वो भक्त इतने भाव से लाया था, इसलिए उसको ग्रहण कर लिया। भगवान शिव को तो कई कई जगह शराब भी चढ़ती है, कई कई जगह कुछ और भी चढ़ता है। भस्म की आरती की जाती है, जो एक कहा जाता है चिता की भस्म से, लिखा है। तो आप सोचिए। और आप लोधेश्वर जाएंगे बाराबंकी में, वहां पर तो जो लोध बालक था जिसके कारण वो लोधेश्वर महादेव हैं, वहां पर वो उनको जूता मारता था। अब आप सोचिए, इससे बाबा खुश हो गए कि वो भाव से कर रहा है। वहां आप इस तरह की चीजें करके कर रहे हैं, तो क्या आप ठेकेदार हैं, आप मालिक हैं, धर्म आपके मुताबिक चलेगा या धर्म की परंपराएं आप तय करेंगे? शास्त्र की बात करते हैं, शस्त्र की बात करते हैं, तो शास्त्र शस्त्रों में आप बात कीजिए, कहां पे लिखा है इस तरह से? बड़ा अजीब सी स्थिति बना दी, धर्म को इतना संकुचित कर दिया है कि कई बार लगता है कि ये धर्म है या कहीं कोई बड़ा नफरत वाला कोई एक
वो सिखाया जा रहा है पाठ। इस तरह की स्थिति हो गई हो तो आप समझ सकते हैं इस धर्म को, ऐसे धर्म को खत्म होने में टाइम नहीं लगता। इसी तरीके से आपको याद होगा राहुल गांधी गए थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। बाबा तो सबके अवघड़ देवता माने जाते हैं। वहां पर किस तरीके से किया गया था और किस तरीके से भाजपाइयों ने वहां पर धोया था, पूरा चौराहा धोया था, तो चौक धोया था गुदौलिया चौराहा। तो आप इससे समझ सकते हैं तो ये भाई भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। यदि अखिलेश यादव के जाने से यह अपवित्र होता है तो फिर कृष्ण की पूजा मत कीजिए, वो तो यदुवंशी थे और जो है अखिलेश यादव उन्हीं के वंशज हैं। तब फिर क्या कहना चाहते हैं? आप कृष्ण का अपमान कर रहे हैं, आप किसका अपमान कर रहे हैं? तो यह अपने आप में बेहद शर्मनाक स्थिति है कि ठेकेदारी लोगों ने ली। फिर आप देखिए 3 फेज का चुनाव हुआ, सारी चीजों में चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए, सब कुछ कर दिया गया ऐसा कि इकोनॉमिकली मार दिया जाए, वो प्रचार ना कर सके, कुछ ना कर सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों, अपने लोगों के सहयोग से सारे कार्यक्रम कुछ कम सही, भाजपा के मुकाबले बहुत कम करके अपना कर रही है, लड़ाई लड़ रही है देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बचाने की, देश के पूरे प्राकृतिक सामाजिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, युवाओं का भविष्य बचाने के लिए, बेटियों का भविष्य बचाने के लिए, महिलाओं और कामगारों के भविष्य को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए। तब नरेंद्र मोदी को तकलीफ हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार हर बार यही सवाल करते हैं कि आपको किसके हाथ में देश सौंपना है। भाइयों और बहनों, आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनानी है, रोजगार देने वाली सरकार, करोड़ों लाखपति बनाने वाली सरकार बनाइए। ये जो 22 लोगों के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, अब इसको खत्म करना है। सरकार को गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। इससे बड़ी तकलीफ थी। तो आज नरेंद्र मोदी इतना बौखला गए कि वो कहने लगे, जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? अब साहब टेम्पो भर के काला धन दे रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको इसकी सूचना हो गई, इमीडिएट आप अदानी को गिरफ्तार कीजिए, अंबानी को गिरफ्तार कीजिए, राहुल गांधी को गिरफ्तार कीजिए और वो पैसा बरामद कीजिए जो टेम्पो से गया, और उसके बाद में एफआईआर दर्ज कीजिए, जेल भेजिए, मुकदमा चलाइए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी, अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। कार्रवाई कीजिए। आपको यदि ये खबर है तो आपने क्या छापे मारे, आपने क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की, बताइए। तो नहीं बताएंगे, आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, आप ही के अंडर में ये सब कुछ आता है। ईडी आपके अंडर है, इनकम टैक्स आपके अंडर है, डीआरआई आपके अंडर है, जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो आपके अंडर में है।
तो पुलिस आपके अंडर में है, सीआरपीएफ आपके अंडर में है, बीएसएफ आपके अंडर में है, सीआईएसएफ आपके अंडर में है। तो साहब, इन सब लोगों के पास आपकी ही सुरक्षा है दी हुई, चाहे जेड हो चाहे जेड प्लस हो। तो वो लोग हैं 1 सेकेंड के अंदर सब पकड़ जाएंगे। करिए ना, कार्रवाई करिए। तो यह स्थिति है कि वह भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नफरत पनपानी है, झूठ बोलना है। इतना झूठ बोलने वाला हिंदुस्तान क्या, दुनिया में कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हुआ होगा। नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में माहिर है। झूठ बोलने में इन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। इनका एक और झूठ पकड़ा गया है। पहले आप नरेंद्र मोदी का झूठ सुनिए। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। अब सच जानिए। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला। अदानी, अंबानी, इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। अब आप सच जान गए। राहुल गांधी लगातार मोदी अडानी के काले कारनामों की पोल खोलते रहे हैं। इस बात ने भ्रष्टाचारी को इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो सफाई देते फिर रहे हैं। ये तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। इतना झूठा प्रधानमंत्री और इतना नफरत पनपाने वाला, अब ये देख रहे हैं। तो जब यह कहते हैं तो प्रियंका गांधी बड़ा ठोक के जवाब देती है। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। और बड़े प्यार से देती है, उसके बाद तिलमिला जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब दिया। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। तीसरे चरण के मतदान के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई है। 4 जून को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रतीक्षम किम प्रमाणम, आज नरेंद्र मोदी ने अपनी परछाई पर ही हमला बोल दिया। जी हां, वही अडानी जो उनकी आंखों की पुतली है, उनके जिगर का टुकड़ा है, उनकी परछाई है, उस अडानी और अंबानी पर नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ये दोनों लोग भर भर के बोरों में और टेम्पो में काला धन बांटते हैं। असलियत यह है कि अपनी हार की बौखलाहट के चलते मोदी जी हमलावर हो गए हैं अपने ही मित्रों पर, उन मित्रों पर जिनको 10 साल इन्होंने खूब कमवाया, जिनको नंबर 2 पर पहुंचाया सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में। वो दोस्त जिनके हवाई जहाजों में चलते थे, जिनको धंधा पानी दिलाते थे, जिनके लिए नीति निर्माण करते थे। तो एक बात माननी पड़ेगी,
राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए। लेकिन जब अब आपने अडानी और अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगा ही लिए हैं काला धन बांटने के टेम्पो में बोरों में भरकर, तो उनके यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें कब होंगी मोदी जी? कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा बेहतर तरीके से जवाब दिया कि कितना राहुल गांधी बोले, रोज बोलते हैं, क्योंकि आप, कहावत है चोर मचाए शोर, तो आप असल में चोर हैं, इसलिए ऐसी बात करते हैं, क्योंकि काला धन की आदत आपको पड़ी। आपने देश से कहा था काला धन लाएंगे, आज तक नहीं आया। आपने तमाम सारी चीजें कही थी, नहीं हुआ। जिन्हें आप भ्रष्ट बताते थे उनके खिलाफ एक रत्ती सबूत नहीं निकाल सके, और झूठ बोलने में आप सबसे माहिर। इससे पता चलता है आपकी मनोदशा बिगड़ गई है, आप पागल हो गए, आप घबरा गए हैं कि जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड से पूरा माहौल बदल रहा है। आप कभी राम का सहारा लेते हैं, कभी आप मुस्लिम का सहारा लेते हैं, कभी पाकिस्तान का सहारा लेते हैं, कभी कुछ और करते हैं, और यही नहीं, यही रुक जाता तब है। आप कभी बच्चों का सहारा लेंगे, कभी महिलाओं का लेंगे, कभी मंगलसूत्र करेंगे, कभी ये करेंगे। तो जिस तरीके से आप करते हैं उससे पता चलता है कि वास्तव में आप बेहद डरपोक हैं, और वही डर आपका इस तरह की बातें कराता है। तो अब देश की जनता समझने लगी, तो फैसला उसे करना है कि उसे किसके साथ जाना है, क्योंकि अब यह दिखने लगा है कि आप बहुत बुरी स्थिति में। जय